नरेंद्र मोदी आपने मणिपुर में केरोसिन फेंकी, अपनी चिंगारी लगा दी। अब आप पूरे देश को आप जलाने में लगे हो। आप पूरे देश में भारत माता की हत्या कर रहे हो। मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है। आप देश द्रोही हो, आप देशभक्त नहीं हो, आप देश प्रेमी नहीं हो, आप देशद्रोही। दो लोगों की सुनता था, मेघनाथ और कुंभकर्ण। वैसे ही नरेंद्र मोदी दो लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अडानी। लंका को हनुमान ने नहीं जलाया था, लंका को रावण के अहंकार ने जलाया था, तो नहीं मारा था। रावण के अहंकार ने रावण को मारा था। जब तक आप हिंसा को बंद नहीं करोगे तब तक आप मेरी माँ की हत्या कर रहे हो। आके वो वीडियो दिखाते हैं, मैडम यू नो अबाउट दिस वीडियो व्हाट इज हैपनिंग इन मणिपुर। मैं मांग करती हूँ हमारी सरकार से कि जिसने भी ये पर्पसली ये वीडियोस वायरल किए और समाज में महिलाओं को इस सभागृह में लाकर उनकी बदनामी करने का जो काम विपक्ष ने किया है, इसके ऊपर चौकसी होकर इस पे जांच होनी चाहिए और उनको सजा मिलनी चाहिए। सर, इनके यहाँ पर एक भी विपक्ष में बैठी हुई महिला सुनने के लिए ये नहीं है। अगर ये सीरियस हैं सर, लास्ट वीक राजस्थान में हुई घटना के बारे में एक भी विपक्ष ने उसका उल्लेख नहीं किया। सर, जब एक महिला के साथ, नाबालिग के साथ में अत्याचार होता है, उसका रेप किया जाता है इतनी बुरी तरीके से और कोयले में डालकर उसकी आखिरी सांस निकलने तक उसे जलाया जाता है और फिर जो बचता है उसे पानी में बहाया जाता है। सर, मेरा प्रश्न है इस विपक्ष को कि महिलाओं की इस्तेमाल आप राजनीति के लिए किया जा रहा है। महिलाओं को राजनीति का रोटियां बनाकर उस पर सेका जाने का इस्तेमाल हमारी महिलाओं के नाम पर किया जा रहा है। अगर मणिपुर की महिलाएं हमारे लिए, सभी के लिए सम्माननीय हैं, हमारे देश में रहने वाली हर महिला हमारे लिए हमारा मान सम्मान, हमारा गर्व है, क्योंकि हम भी वो महिलाएं हैं। मैं विपक्ष से पूछती हूं कि अगर मणिपुर की महिलाएं आपको इतनी महत्वपूर्ण रखती हैं तो 4 मई को आपका डेलीगेशन वहां क्यों नहीं जाता? 3 महीने के बाद पार्लियामेंट शुरू होने के बाद आपके विपक्ष का पार्लियामेंट का पूरी टीम बनाकर आप वहां जाकर चौकसी के लिए क्या दिखाना चाहते हैं? फोटो खींचने के लिए, वीडियो बनाने के लिए? तो विपक्ष का डेलीगेशन आज तक राजस्थान क्यों नहीं गया? पार्लियामेंट के विपक्ष के इन्होंने उत्तर देना चाहिए। ये मोदी जी को पूछते हैं वो मौन क्यों हैं। मैं विपक्ष को पूछती हूँ, राजस्थान की घटना पे विपक्ष मौन क्यों है? हमारे कलीग ने महाराष्ट्र से, श्रीकांत जी ने हनुमान चालीसा इधर पठन करके दिखाया। मैं सांसद नहीं, सांसद एक तरफ और महिला होने के नाते जब मैंने सिर्फ अनाउंस किया, सिर्फ मैंने नाम लिया था कि हनुमान चालीसा पठन करूंगी, तो घर से घसीट के 14 दिन जेल में और 2 दिन लॉकअप में रखा था। पर आज मोदी जी की सरकार है, ये पार्लियामेंट में ऐसा अत्याचार कोई किसी पे करेगा नहीं। और एसटी महामंडल की महिलाएं जब अपने हक के लिए, वही आवाज जब महिलाएं एसटी महामंडल की महाराष्ट्र में उठा रही थी, तो वो महिलाओं को उठाकर लॉकअप में करीबन 1 महीना उन्हें सड़ने के लिए फेंक दिया गया था। तब ये विपक्ष कहां गया था? तब ये विपक्ष ने मौन धारण क्यों किया था? सिर्फ मणिपुर, महिलाओं पे अत्याचार, महिलाओं पे होने वाली पीड़ा, ये इनका विषय नहीं। सिर्फ मोदी जी का नाम है तो इनको विरोध करना है, यही इनका एजेंडा बना है। ये क्या नारा दे रहे हैं? ये विपक्ष क्या नारा दे रही है कि इंडिया इंडिया इंडिया? अरे इंडिया ही मोदी जी को बनाई है। आज भी इंडिया मोदी जी पक्ष को कि महिलाओं की इस्तेमाल आप राजनीति के लिए किया जा रहा है। ये मोदी जी को पूछते हैं वो मौन क्यों है। मैं विपक्ष को पूछती हूँ, राजस्थान की घटना पे विपक्ष मौन क्यों है? पर आज मोदी जी की सरकार है, ये पार्लियामेंट में ऐसा अत्याचार कोई किसी पे करेगा नहीं। सिर्फ मोदी जी का नाम है तो इनको विरोध करना है, यही इनका एजेंडा बना है। ये विपक्ष क्या नारा दे रही है कि इंडिया इंडिया इंडिया? अरे इंडिया ही मोदी जी को बनाई है। आज भी इंडिया मोदी जी के साथ। 6 में तो मिजोरम में हमारी सरकार थी, लेकिन राजीव गांधी जी ने लालडेंगा जी के साथ समझौता करके मिजो अकॉर्ड उन्होंने, और वहां के पू लालडेंगा जी मिजोरम के इंटरिम गवर्नमेंट के मुख्यमंत्री बने। और निर्वाचन यह है कि हमें सत्ता नहीं, हमें शांति चाहिए उत्तर पूर्वांचल में। अगर सत्ता खोनी पड़ी, दल का बलिदान देना पड़ा, तो उत्तर पूर्वांचल वो बलिदान देने के लिए तैयार है। सोनिया जी को याद होगा जब मिजो अकॉर्ड हुआ, उसके अगले ही दिन
राजीव गांधी जी और सोनिया जी मिजोरम गए थे, आइजवाल गए थे, और जगह जगह पर लोगों ने इन दोनों का स्वागत किया और उन्होंने कहा, स्वागत राजीव गांधी जी, वेलकम राजीव गांधी जी, आप शांति के प्रतीक हो। ऐसा पहल प्रधानमंत्री मोदी जी मणिपुर में क्यों नहीं करते? हम उनका समर्थन करेंगे, हम उनका समर्थन करेंगे। इस सदन में जब सब में कोकराझार में जब हिंसा हुआ तो इस सदन में, लोकसभा में, राज्यसभा में प्रधानमंत्री, हमारे पहले प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने इस सदन में उन्होंने बात रखी। जब कोकराझार में जब हिंसा हुआ तो उसके 7 दिन बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी वहां पर गए और उन्होंने कहा, क्या कहा? उन्होंने कहा असम में जाकर, वी आर वन पीपल, वी आर वन नेशन, वी मस्ट लिव टुगेदर एज सच, वी मस्ट रिस्टोर पीस एंड काम थ्रू आउट द एरिया। ऐसी बातें प्रधानमंत्री मोदी जी क्यों नहीं करते? चलिए मेरे दल का नहीं, चलिए मेरे दल का नहीं, मैं आपके दल का उदाहरण देता हूं। जब 2002 में गुजरात में जब दंगे हुए तो उस समय के प्रधानमंत्री वाजपेयी जी गुजरात गए थे, शाह आलम के वो रेफ्यूजी कैंप में गए थे। तो सीधा सीधा सर, मैं प्रधानमंत्री जी से 3 में हमारी याचना है, 3 हमारे याचना है। याचना 1 कि वो सदन में आकर अपनी बात रखे, लोकसभा में आए और राज्यसभा में भी जाएं, लोकसभा में भी आए और राज्यसभा में भी जाए। हमारी याचना दूसरा कि वो मणिपुर जाए और पूरे पार्टी को लेके जाए। ये बात हमने सदन के प्रारंभ होने से भी पहले कहा था कि अगर प्रधानमंत्री पूरा मणिपुर को में एक ऑल पार्टी डेलीगेशन लेके जाएंगे तो हम सब उसमें शामिल होंगे। और हमारा तीसरा ये याचना है कि मणिपुर के विभिन्न समाज सेवक संगठनों को बुलाकर एक मीटिंग करिए, शांति का एक पहल रखिए। लेकिन प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? प्रधानमंत्री आज इंडिया अलायंस को बदनाम करने में तुले हैं, देश के नाम को आज बदनाम करने में तुले हैं। अफसोस की बात है, अफसोस की बात है, जब आप पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की बात करते हैं, मुजाहिदीन की बात करते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं, तो हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, हम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, हम इंडियन पुलिस फोर्स की बात करते हैं, हम इंडियन एयरफोर्स की बात करते हैं। आप जब इंडिया को बदनाम करते हैं तो हमें तो भारत का तिरंगा दिखता है, जहां पे गेरुआ है, सफेद है, हरा है और बीच में अशोका चक्र है। आज नफरत एक हथियार बन चुका है, नफरत एक हथियार बन चुका है वोट जीतने के लिए। मणिपुर में हो, वो चाहे हरियाणा में हो, वो चाहे कर्नाटक में हो, वो चाहे मध्य प्रदेश में हो, नफरत फैलाएं। आप जितना भी नफरत फैलाएं, हमने राहुल जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा किया है। आपके नफरत के बाजार में हम जगह जगह पे मोहब्बत का दुकान खोलेंगे। कांग्रेस का इतिहास तो कौन नहीं जानता है, इन्होंने क्या नहीं करा। पंजाब के टुकड़े टुकड़े करके इतने बड़े पंजाब को हिमाचल बना दिया, हरियाणा बना दिया, दिल्ली, राजस्थान सब बना दिया। सिखों के कत्लेआम किए, हमारे अकाल तख्त पे हमले किए। This party has always attacked Punjab and Punjabis and now they have come together to attack that. Punjab is totally under the control of Kejriwal. जब पंजाब बाढ़ में डूबा होता है तो हमारा हेलीकॉप्टर और हमारे सिक्योरिटी गार्ड और हमारा मुख्यमंत्री इनका ड्राइवर बन के देश भर में घूम रहा होता है। पंजाब के लोग हाथ में गुहार लाते बंद मुख्यमंत्री को बोल रहे पानी से बचा लो, हमारी मदद कर दो, तो ये राहुल गांधी के साथ हाथ बढ़ाने के लिए कर्नाटका के स्टेज पे चढ़ा। आज ये दोनों रल मिल गए ने। So it is amazing. In Punjab, the ruling party and the opposition party have become one. Congress and Aam Aadmi Party have become one. आज ये दोनों खतरनाक लोग इकट्ठे हो गए हैं, तो ये खतरे की घंटा। हर तरीके से पंजाब के साथ इन्होंने धोखा किया है। साढ़े पैसे उड़ाए जा रहे हैं केजरीवाल नु चमकाउन वास्ते। इनको भी ज्यादा हंसने की जरूरत नहीं है, ये सब गिरगिट हैं। जब कोई इधर बैठता है उधर बैठता है, इनकी सोच बदल जाती है। गृह मंत्री जी बैठे हैं यहाँ पे, यहाँ तो आपने पकड़ लिया एक्साइज के बंदों को। यही बंदों ने, यही सरकार ने, यही पॉलिसी जब पंजाब ने इम्प्लीमेंट करी है और हमारे खजाने का करोड़ों लूट लिया, तो उधर क्यों नहीं आप हाथ लगा रहे हैं? क्यों आप बैठे हुए हैं? ऐसे उधर रिएक्शन लीजिए। मैं सवाल पूछती हूँ, किस बात की डिले है? क्या करते हैं?
ये क्या वही जो वो करते हैं, इंटरफियरिंग इन रिलीजियस राइट्स। मैं आपको अभी बताऊं, हरियाणा की हमारी एसजीपीसी को बिल ये कांग्रेस लेके आई तोड़ने के लिए, उस बिल को इम्प्लीमेंट इन्होंने किया, कब्जे गुरुद्वारों को एसजीपीसी को बाहर कर दिया। और ये आम आदमी पार्टी जो पंजाब की है, इनने अपने ही विधानसभा में बिल लाके हमारे एसजीपीसी के ऊपर एक लेजिस्लेशन लाके डायरेक्ट इंटरफियरेंस एंड टोटल वायलेंस। पंजाब में डीजीपी चुनना हो तो केजरीवाल फैसला करता है, पंजाब में एजीपी लगना हो तो केजरीवाल फैसला करता है, चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी सब केजरीवाल फैसला करता है। अरे हमारे पंजाब की राज्यसभा की सीटों में भी दिल्ली के लोग जाके बैठते हैं, तो ये कौन सी पावर की बात कर रहे करता है। उनके मन के अंदर देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम किस तरह से भरा हुआ है, ये उसकी एक मानगी थी। तो मैं यही कहना चाहती हूं कि ये जो विश्वास कांग्रेस पार्टी का टूटा है, ये विश्वास जल्दी से वापस बनने वाला नहीं है। ये वो पार्टी है जो 400 से 40 के ऊपर आ गई, और एक हमारी पार्टी है जो 2 से 303 के ऊपर आ गई। किसी ने ये बात कही है कि विश्वास वो डाली है जो एक बार सूख जाती है तो फिर कभी हरी नहीं हो सकती। अब ये चाहे कितने ही अलायंस कर लें, चाहे ये INDIA बना लें, चाहे ये घमंडिया बना लें, ये कुछ मर्जी बना लें, लेकिन अब किसी भी कीमत पर इनके ऊपर लोगों का विश्वास नहीं बन सकता। सभापति महोदय, मैं कहना चाहती हूं कि अभी तक तो शुरुआत हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो भविष्यवाणी करते हैं वो भविष्यवाणी सत्य होती है। जो भविष्यवाणी उन्होंने की 2018 में कि 2023 में फिर से लेकर आएंगे, तो वो लेकर आए हैं। अब आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की भविष्यवाणी है कि हम 2024 के अंदर भी फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे, उनके नेतृत्व में बनाएंगे। सभापति महोदय, अब हमारा टारगेट यूनिफॉर्म सिविल कोड है। बहुत जल्द जो है हमारी कोशिश होगी कि हम वो भी इस सदन के अंदर लेकर आए। और इसके साथ साथ मैं कहना चाहती हूं कि मैं सभी को सुन रही थी, हमारी सूले जी कह रही थी कि 9 साल में क्या किया। सभापति महोदय, मैं बताना चाहती हूं कि 9 साल में हमारी सरकार ने क्या किया। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, किसी समय में जो मैकाले था उसने कहा था ये बात भरे सदन के अंदर कि ये जो भारत की संस्कृति है इसको खत्म कर दो, भारत की जो सनातन परंपरा है इसको खत्म कर दो। जब तक तुम ये खत्म नहीं करोगे, जब तक तुम इनके ऊपर पश्चिमी सभ्यता को नहीं ला दोगे, तब तक तुम इनकी रीढ़ की हड्डी को नहीं तोड़ सकते। सभापति महोदय, कोई वो समय था कि जिस समय में कम से कम भी आप ये देखिए, नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर 90 लाख किताबें जो हैं उनको जलाया गया, हमारे साहित्य को जलाया गया। 90 लाख का साहित्य हमारी पुस्तकों का जलाया गया, जो 3 महीने तक सुलगता रहा। और उस सनातन परंपरा को, उस संस्कृति को खत्म करने के लिए सभापति महोदय जो परंपरा, जो अपनी एजुकेशन पॉलिसी वो लेकर आए, आज बड़ी खुशी है मुझे इस बात की कि 2020 के अंदर बहुत विचार विमर्श करके सबके साथ, जिस तरह से बाबा साहब ने उस समय में सबके साथ विचार विमर्श करके हमारे देश का संविधान बनाया था, उसी तरह से ही सबके साथ विचार विमर्श करके 2020 में जो शुरुआत हुई वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो हमारे देश के अंदर अब आई है। उसी के तहत मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये कोशिश है हमारी सरकार की कि एजुकेशन जो है उसका एक्सेस सबको होना चाहिए, इक्विटेबल होना चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए, अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। ये हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है उसकी मोटो है, उसका ये ध्येय है।